पॉइंट पर आता हूं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। गुड इवनिंग भाई, प्रिया, राहुल, दिया, दीप्ति, निशा, सिंह, जितने लोग हैं, ज्योति, राधा रानी, जितने लोग जुड़ गए हैं आ जाओ सभी लोग। सभी स्टार्ट करते हैं। चलो आज का पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आज का पहला क्वेश्चन है बेटा। पहले पढ़ो फिर अच्छे से आंसर करो। दिखेगा क्वेश्चन बेटा? दिखाई दे रहा है आपको? क्वेश्चन दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं। इधर दिखेगा। ये कह रहा है कि कक्षा 3 की गणित की अध्यापिका ने अपने छात्रों को निम्नलिखित प्रश्न दिए हैं। ठीक है, एक प्रश्न ये है बेटा, एक ये है, एक बेटा ये है। सभी में क्या दिया गया बेटा? एडिशन ही दिया गया है। सभी में क्या दिया गया है? एडिशन दिया गया है। और एडिशन में बेटा कोई चेंजमेंट नहीं है, सेम है बिल्कुल। ठीक है, इसमें इसको ऐड करना है, इसको इसमें ऐड करना है, इसको इसमें ऐड करना है बेटा। इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। मतलब बाद में उन्होंने छात्रों के कार्य पत्र का हल करने के लिए जिसमें समरूप प्रारूप दिए हैं, समान प्रारूप दिए गए हैं। तो बेटा ये जो समरूप प्रारूप जो दिया गया है, ये बच्चे से बार बार अभ्यास कराया जा रहा है। क्या करवाया जा रहा है? बार बार अभ्यास कराया जा रहा है बेटा। इसमें क्या हो रहा है? बार बार अभ्यास कराया जा रहा है। राइट, देख सकते हैं आप कि भैया ये भी ये है, यहाँ पर बार बार अभ्यास कराया जा रहा है। इसका मतलब है कि बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है? बार बार हो रहा है मतलब, और अभ्यास एक जैसा है बेटा। भाई संख्या बदली गई है, बाकी कोई पैटर्न नहीं बदला गया बेटा। पैटर्न वही है, संख्या बदली गई है। तो हम कह सकते हैं कि सर ये तो एक प्रकार से ड्रिल कराई जा रही है। क्या कराई जा रही है बेटा? ड्रिल कराई जा रही है। राइट, ठीक है। क्या बेटा ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है? बोलो, क्या ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है? आपको दिख रहा है इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन? बोलो नो। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या आपको दिखाई दे रहा है? ये नहीं, ये ओपन एंडेड नहीं है। ठीक है, इनके उत्तर फिक्स है। तो ये क्या है बेटा? ये क्लोज एंडेड है। कैसा है बेटा? ये क्लोज एंडेड है। क्या है ये? क्लोज एंडेड है, यानी क्लोज एंडेड है। क्लोज एंडेड है और क्लोज एंडेड है तो बेटा ठीक है, पहला ही क्या होगा कि प्राथमिक ऐसी चीजों को बेटा ये कह रहा है कार्य ड्रिल और अभ्यास पर आधारित है। बिल्कुल ड्रिल हो रही है और प्राइमरी लेवल पर इसे हतोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही है भाई, प्राइमरी लेवल पर इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं कराने चाहिए। प्राइमरी लेवल पर बच्चों को ऐसे क्वेश्चन दो जिससे बच्चों की जो ब्रेन की जो पावर है, यानी कि जो कैलकुलेशन पावर है, वो बेटे का हो सके, बिल्ड हो सके, विकसित हो सके। तो हमारा पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है। ये कह रहा है ओपन एंडेड है, गलत है बेटा। प्रश्न का ये कह रहा है संदर्भ का एक उदाहरण है, इससे कोई इसका नहीं है, समय बचाने का कोई नहीं है। बेस्ट ऑप्शन क्या बनेगा बेटा? हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन है ये रहा। हाँ, ये कह रहा है कि गणित के संदर्भ में क्रियाकलाप करके सीखने का अभिप्राय। बेटा लर्निंग बाय डूइंग की बात हो रही है। बेटा लर्निंग बाय डूइंग का क्या मतलब होता है? लर्निंग बाय डूइंग का क्या मतलब है? लर्निंग बाय डूइंग का मतलब यह है कि बच्चों को स्वयं क्या करें, हम करके सिखाएं। इससे क्या होगा बेटा? इससे बच्चे का मीनिंगफुल लर्निंग होती है, यानी इससे बच्चे अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं। अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं, अर्थपूर्ण लर्निंग होती है बेटा। लॉन्ग टाइम के लिए होती है भाई, लॉन्ग टाइम के लिए लर्निंग होती है। कैसे? लॉन्ग टाइम के लिए लर्निंग होती है। ठीक है, और बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए सीखना क्या है? ठीक है, एक क्या है? लॉन्ग टाइम के लिए है, तर्क शक्ति के आधार पर करेंगे। तो पहला ऑप्शन है अवधारणा से संबंधित अर्थपूर्ण क्रियाकलाप और गणित में अवधारणा अधिगम को सीखना। बिल्कुल, यानी कि कोई भी कॉन्सेप्ट को हम जब क्या करें बच्चों को स्वयं दें करने के लिए, तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, ये कह रहा है कि यहाँ पर रोड लर्निंग हो रही है, याद कराया जा रहा है, टेक्स्ट बुक की बात हो रही है। ठीक है, प्रश्नों को हल करना सीखना सिखाया जा रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा भाई? लर्निंग बाय डूइंग में क्या होता है? बच्चों को स्वयं करके सिखाया जाता है ताकि बच्चे के अंदर कॉन्सेप्ट का विकास एक अर्थ के साथ हो सके, एक मीनिंग के साथ हो सके, ना कि उसको वो याद करे। ठीक है, ना कि उसको वो रट ले या बार बार अभ्यास करे। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, ये रहा सेकंड क्वेश्चन। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है और याद करो मेरी मैराथन क्लास को। बेटा अगर आप लोगों ने मैराथन क्लास देखी है बिल्कुल, तो फिर आपको समस्या नहीं होगी। चलो मैं ले चलता हूं आपको मैराथन क्लास की तरफ ले चलता हूं। मैराथन क्लास में मैंने बेटा आपको ये क्वेश्चन जब मैंने आपको पढ़ाया था कि आंकड़ों के प्रबंधन की अवधारणा, यानी कि डाटा मैनेजमेंट या डाटा हैंडलिंग हम कहेंगे, आंकड़ों के प्रबंधन की अवधारणा में क्या क्या चीजें सम्मिलित होती हैं, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में या जो मैराथन क्लास ली थी बेटा उसमें मैंने आपको बताया था। हालांकि हम इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं बेटा। ये कह रहा है कि आंकड़ों का निरूपण करना, मतलब प्रेजेंट करना, उनको आंकड़ों को क्या करना? प्रेजेंट करना। और ये कह रहा है विश्लेषण करना, एकीकरण करना, ये कह रहा है संग्रह करना। अब जरा हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, वहीं आपको समझ में आएगा। ठीक है, याद करो मैंने आपको यहाँ पर क्या क्या पॉइंट बताए थे। देखिएगा, मैं आपको वही क्लास आपको बता रहा हूँ जो मैंने आपको बताई गई थी। यहाँ देखते हैं, देखो बेटा, इसलिए कह रहा हूं बेटा उस क्लास को सभी लोगों ने वॉच किया है कि नहीं किया है?
ऐसे कितने विद्यार्थी जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी। मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, जब मैंने आपको ये समझाया था डाटा हैंडलिंग, मैंने यहां पर आपको कुछ पॉइंट मैंने आपको बताए थे कि हम इसके द्वारा बच्चों को क्या क्या हम सिखा सकते हैं, क्या क्या चीजें हम करा सकते हैं, ये चीजें मैंने आपको यहां पर बताई थी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, आंकड़ों का निरूपण करा सकते हैं, विश्लेषण करा सकते हैं, ठीक है, और वर्गीकरण एकीकरण करा सकते हैं। और देखो 4 चीजें मैं आपको बता दूं कि हम क्या क्या करा सकते हैं। ठीक है बेटा, नोट कर लो अपनी नोटबुक में अगर हो पास में तो, यानी आंकड़ों का क्या करा सकते हैं, यानी कि आंकड़ों का निरूपण करा सकते हैं बेटा, आंकड़ों का विश्लेषण करा सकते हैं, आंकड़ों का एकत्रीकरण करा सकते हैं, और आंकड़ों का बेटा वर्गीकरण करा सकते हैं, वर्गीकरण करा सकते हैं। ये 4 चीजें याद रहेंगी। बोलो याद रहेंगी कि नहीं रहेंगी, पहले मुझे कमेंट्स में बताइएगा सभी लोग, जितने लोग जुड़े हैं। याद रहेंगे बेटा 4, आपके एग्जाम में दोबारा ये क्वेश्चन आ जाएगा डाटा हैंडलिंग वाला, तो बेटा ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया क्या, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलो अब हम चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन पर कि आंकड़ों का निरूपण, विश्लेषण, एकीकरण और वर्गीकरण। आगे चलते हैं, अब आते हैं बेटा अपने क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए क्या क्या बताएं मुझे जल्दी से बताइएगा कि सर हम इसके द्वारा बच्चों को क्या करा सकते हैं, यानी कि निरूपण करा सकते हैं, राइट, ठीक है, और बच्चों को विश्लेषण करा सकते हैं, एकीकरण करा सकते हैं, और चौथा क्या बताया था बेटा, वर्गीकरण करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं, वर्गीकरण करा सकते हैं, क्लासिफिकेशन। ठीक है, लेकिन बेटा डाटा का हम कलेक्शन नहीं करा सकते, क्योंकि डाटा तो है ऑलरेडी हमारे पास, तो फिर डाटा का कलेक्शन कैसे होगा, जब डाटा ऑलरेडी आपके पास है तो फिर कलेक्शन कैसे होगा। इसलिए ऑप्शन हमारा ये गलत है, ये सही है बेटा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। समझ में आ गया। आप तो याद रहेंगे कि 4 कौन कौन सी चीजें हम करा सकते हैं, यानी क्लासिफिकेशन करा सकते हैं, एकीकरण करा सकते हैं बेटा, और एनालिसिस करा सकते हैं, और इससे हम लोग बच्चों को रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हम बच्चों को निरूपण सिखा सकते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा। आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका आंसर सही दे पाते हैं। अच्छा समझ में आ रहा बेटा, कोई डाउट नहीं है, थोड़ा शेयर करो बेटा सभी लोग, अभी जुड़ नहीं पाए भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, सभी लोग नहीं जुड़ेंगे तो काम कैसे चलेगा, कुछ नेटवर्क इशू है बेटा। हाँ चलो आ जाओ, शेयर करो सभी लोग, बहुत कम लोग जुड़े हैं, रुचि, दिव्या, कामनी, ममता, जितने लोग जुड़ गए हैं। समझ में आ रहा है सभी को बिल्कुल। प्रहलाद जी, नीतू, प्रिया धाकड़, प्रिया वर्मा। हाँ बेटा जल्दी से रिप्लाई करो, क्या बनेगा इसका आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्रौद्योगिकी को संलग्न करने में सहायक हो सकती है, यानी कि प्रौद्योगिकी गणितीय अन्वेषण में अगर हम इसको सहायता कर सकते हैं बेटा, हम टेक्निक को या टेक्नोलॉजी को हम बेटा कैसे अगर हम यूज करें। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है अगर बेटा हम गणित में अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज करें तो इससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अगर हम गणित में हम तकनीकी दुनिया को अगर हम शामिल करें, अगर हम बेटा तकनीकी चीजों को अगर हम शामिल करें, ठीक है, ये कह रहा है कि प्रौद्योगिकी गणितीय अन्वेषण में सहायता कर सकती है, यानी प्रौद्योगिकी कैसे हमारे गणित की खोज में सहायता कर सकती है और छात्रों को ठीक है संलग्न करने में सहायक हो सकती है, यानी कैसे हम इस चीज का यूज कर सकते हैं। चलो ऑप्शन देखते हैं बेटा। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति विद्यालय की सभी कक्षाओं में देना चाहिए। ये कह रहा है कि कैलकुलेटर का जो यूज है वो विद्यालय की सभी परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं में हम कैलकुलेटर का यूज हमें परमिशन देना चाहिए। पहला ऑप्शन हमारा ये है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है पेपर पेंसिल की कलन विधि को समाप्त कर देना चाहिए, ये कह रहा है। ये कह रहा है तकनीक का उपयोग गणित में अमूर्त अवधारणाओं के शिक्षण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए किया जा सकता है, यानी कि सुसाध्य का मतलब होता है बेटा आसान बनाने के लिए। कक्षा में श्यामपट्ट को स्मार्ट बोर्ड में बदल देना चाहिए। क्या किस रूप में बेटा हम इसका यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन आंसर आ चुके हैं सभी विद्यार्थी। सर इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, सभी विद्यार्थी के सर हम अगर इस जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, जिसको हम इमेजिनेशन मान लो कि जिनको हम नहीं मूर्त रूप नहीं दे सकते, तो एक तकनीकी दुनिया के द्वारा हम एक एनिमिज्म की सहायता से, राइट, हम कह सकते हैं भाई हम लोग आज गणित में कई सारी चीजें जो हम तकनीकी दुनिया के द्वारा उसको हम समझ रहे हैं, तो ये हमारे गणित को क्या कर रहा है बेटा, आसान कर रहा है। एक चीज और याद रखिएगा बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन याद ये रखिएगा कि तकनीक को सीखना गणित नहीं है बेटा।
अगर आप तकनीकी दुनिया सीख रहे हैं तो वो गणित नहीं है। हाँ, गणित को हम इसका यूज हम गणित में कर सकते हैं, गणित को आसान बनाने के लिए, लेकिन अगर आप तकनीकी दुनिया का ज्ञान ले रहे हैं तो वो गणित का ज्ञान नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये चीज विशेष याद रखिएगा। तो हम इसका यूज कर सकते हैं तो आसान बनाने के लिए, ठीक है, अमूर्त चीजें उनको समझने के लिए, उनको सिंपल बनाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो बेटा राइट ऑप्शन क्या बनेगा हमारा? C4 चेन्नई बनेगा। आगे चलें, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाएगा। अगला पॉइंट है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और ये रहा आपके सामने। ठीक है, 7 क्वेश्चन ये आया है, सॉरी 5th क्वेश्चन। ये कह रहा है कि यूनिसेफ द्वारा समर्पित बाला क्या है बेटा? ठीक है, बाला की फुल फॉर्म क्या होती है? ये वो बाला नहीं है बेटा, ये जो अक्षय कुमार वाला बाला नहीं है, ये गाना आया था बाला। ठीक है, तो वो बाला नहीं है। बाला क्या है बेटा? ठीक है, बोलो। बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बताओ क्या है ये? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? बाला क्या होती है कि बाला में क्या होता है कि दीवालों पर, हाँ ये मुझे इसकी पिक्चर लेनी थी बट मैंने नहीं ले पाई। ठीक है, बाला में क्या होता है कि दीवालों को, ऐसे स्कूल की दीवालों को पेंट कर दिया जाता है, और वो दीवालों को पेंट करने का पीछे का रीजन होता है कि वहां पर बच्चे क्या करते हैं, यानी कि अपनी क्रिएटिविटी कर सकें। ठीक है, यानी सृजनात्मक कार्यों को कर सकें। ठीक है, तो ये होता है बाला। तो बाला एक बेटा टीचिंग टूल्स है, ये क्या है? एक सामग्री है जिसका हम लोग शिक्षण में हम लोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बिल्डिंग एज लर्निंग एड होता है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और ये रहा भाई आपके सामने अगला क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन है बेटा कि पैटर्न को पहचानना। अगर हम किसी पैटर्न को पहचान रहे हैं बेटा, पैटर्न को पहचानना, उसका पूर्ण करना प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य भाग है बेटा। ये कह रहा है कि हम कोई पैटर्न बच्चे को दे देते हैं और फिर बच्चा उसको क्या कर रहा है? पूर्ण कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। मतलब को हमने इनकम्प्लीट कोई पैटर्न हमको दे दिया बच्चे ने। ठीक है, अब उस पैटर्न को बच्चा क्या कर रहा है? उस ब्लॉक को क्या कर रहा है? बच्चा कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? यानी प्राइमरी लेवल पर ये क्या है? ये गणित की पाठशाला के उसको पार्ट माना गया है कि आप बच्चों को पैटर्न दो, बच्चे उन पैटर्न को पहचानेंगे। ठीक है, जो इनकम्प्लीट पैटर्न है उन पैटर्न को वो क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये क्यों किया जाता है बेटा? इससे क्या होता है? ये कह रहा है कि छात्रों में सृजनात्मकता और कला कौशल की विशेषताओं को क्या करेगा? विकसित करता है। छात्रों को उच्च गणित में भाग लेने के लिए तैयार करता है। छात्रों को गणितीय पहेलियां हल करने में सहायता करता है। छात्रों में रचनात्मकता को बेटा क्या करता है? बढ़ाता है। देखो, यानी कि बच्चों की क्रिएटिविटी को बढ़ाता है तथा संख्या और संक्रियाओं के, ठीक है, गुणों को समझने में सहायता करता है। बताओ बेटा राइट ऑप्शन क्या होगा? वेरी नाइस। कि सर ये अगर हम पैटर्न बच्चे को दे रहे हैं और बच्चे अगर आगे की चीजों को तैयार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बेटा वो फॉर्मेशन कर रहे हैं ना, चीजों को निर्माण कर रहे हैं ना, ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा बेटा? हमारा डी बन जाएगा। यानी संरचनात्मक या रचनात्मक का मतलब होता है बेटा कि वो क्या करेंगे? उसको निर्माण करेंगे अपने ज्ञान का। तो ऑप्शन क्या बनेगा? हमारा डी बनेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये रहा बेटा 7 क्वेश्चन। हाँ, 7 क्वेश्चन है बेटा। संख्या बढ़ाओ थोड़ा, आज कम हो गए। कहां चले गए भाई? कक्षा 3 में आकलन के लिए बेटा, आकलन के लिए गणित के अध्यापक ने छात्रों को निम्नलिखित पैमानों पर, जैसे कि संकल्पनात्मक समझ, संकल्पनात्मक मतलब होता है बेटा कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट। ठीक है, गणितीय विवेचन कि भाई कोई बच्चे को कोई चीज की, कोई कॉन्सेप्ट की कितनी समझ है, गणितीय विवेचन कर पा रहा, तर्क कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, गणित के प्रति उनकी रुचि, नए प्रश्नों को हल करने के लिए बहुत विधियों को, ठीक है, यानी कि करने हेतु बहुल विधियों को ढूंढना इत्यादि के लिए इनकी प्रगति को रिपोर्ट कार्ड किया। इस प्रकार के आकलन की से प्राप्त जानकारी में सबसे कम उपयोगी होगा। यानी हमको नेगेटिव देखना बेटा, सबसे कम उपयोगी हमको देखना है, यानी हमसे पॉजिटिव नहीं पूछ रहा बेटा। ठीक है, देखिए एक ऐसा असेसमेंट जो बच्चों की लर्निंग को बताए, बच्चों ने कितनी लर्निंग की है, बच्चे कैसे सीख रहे हैं, बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट की नॉलेज है कि नहीं है, कह रहा है कि भैया बच्चों को समझ है कि नहीं है, कॉन्सेप्ट है, विवेचन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, गणित के प्रति रुचि है कि नहीं है, ठीक है, नए प्रश्नों को हल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, ठीक है, बच्चों की प्रगति बता पा रहा है कि बच्चों की प्रगति भी जानना चाहता है कि बच्चों को। तो एक ऐसा ऑप्शन पकड़ो जो हमारे लिए क्या हो, जिसमें हमें नेगेटिव पॉइंट को पकड़ना हो, बाकी सब हमारे लिए क्या होगा। तो देखो बेटा, अगर आप इसको देखोगे तो सर आपको सबसे नेगेटिव तो यही दिखेगा, हमें वरीयता किसको देना चाहिए? क्या हमें अंकों को वरीयता देना चाहिए? नहीं, हमको अंकों को वरीयता नहीं देना है, हमें लर्निंग को वरीयता देना है कि हमें बच्चों को लर्निंग कैसे करानी है, यानी हमें किस चीज को एम्फेसाइज करना है, तो हमें लर्निंग को। ये कह रहा है विद्यार्थियों को उनके प्राप्त अंकों की वरीयता क्रम से, यानी कि जो उनको अंक मिले हैं उसके आधार पर हम क्या कर दे बेटा, उनको बांट दे। ये हमको नहीं करना चाहिए और ये हमारे लिए क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। समझ में आ गया? यानी 7 का क्या बनेगा? बी बनेगा। आ जाओ अगले पॉइंट पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है, ये रहा बेटा 8 क्वेश्चन। चलो, एक बच्चा कहता है, क्या कहता है कि 1/2 1/3 से छोटा है, यानी वो क्या कहता है, 1/2 है वो 1/3 से छोटा है, क्योंकि 2 क्या है बेटा, 3 से छोटा है। इस गलत अवधारणा के, ठीक है, निवारण हेतु इनमें से कौन सी तकनीक सबसे कम मददगार होगी? बेटा सबसे कम मददगार होगी। अच्छा ये बताओ, क्या बच्चे को फ्रैक्शन नहीं पता है? बोलो, बच्चे बेटा भिन्न तो जानते हैं,
बच्चे फ्रैक्शन तो जानते हैं, बट बच्चे क्या नहीं जानते हैं, बच्चे को परिणाम की समझ नहीं है। अब ये परिणाम क्या होता है कि भैया अगर हम 1/2 का परिणाम निकालेंगे, 1/2 का निकालेंगे तो 0.5 आएगा, राइट, और 1/3 का निकालेंगे तो कितना आएगा, 0.33 आएगा। बच्चे को ये निकालना नहीं आता है, और इसी को निकालना नहीं आता तो इसी को कहते हैं कि बच्चों को परिणामों की समझ नहीं है। ठीक है, फ्रैक्शन तो जानता है बट वो क्या नहीं है। लेकिन ये कह रहा है कि ये गलत अवधारणा के निवारण हेतु हमें सबसे कम देखना है। ठीक है, मतलब हमें यहां पर नेगेटिव ही पकड़ना है बेटा, पॉजिटिव नहीं पकड़ना है। देखो, ठीक है, 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएंगे, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो सॉल्यूशन नहीं बताएगा, बस वही आपको देखना है। चलो बहुत बढ़िया, रिप्लाई आ रहे हैं सभी के, वेरी नाइस बेटा। और बढ़ाओ भाई, आप लोग आज आए कल नहीं आए बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो देखते हैं, पहला ऑप्शन है बच्चे को व्याख्या देना। ये कह रहा है कि हम लेक्चर दे दें, बच्चे को व्याख्या दे दें, और भिन्नों में हर की संख्या के बड़े होने का अर्थ भिन्न का छोटा होना होता है। मतलब ये कह दें बेटा कि अगर जिसकी भिन्न बड़ी है, ठीक है, या जिसकी भिन्न बड़ी है वो बेटा छोटा होता है, और जिसकी भिन्न बेटा, क्या ये परफेक्ट है? सपोज जरूरी नहीं है बेटा यहां पर 5 होता, ठीक है, यहां पर कुछ और संख्या होती, अगर यहां पर हम कहेंगे कि अगर कुछ और होता तो जरूरी नहीं है ये जो डेफिनेशन है बेटा ये सही है, ये परफेक्ट नहीं है, तो यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, हमें परिणामों का ज्ञान कराना है बच्चे को। ये कह रहा है कि वास्तविक जीवन की वस्तुओं का उपयोग करके दोनों भिन्नों की, ठीक है, ठीक है, साकार, क्या कह रहा, साकार कल्पना करने में छात्र की मदद करें। हाँ, ये पॉजिटिव है। ये कह रहा है कि विभिन्न उदाहरणों में पेपर फोल्डिंग, यानी पेपर को फोल्ड कराएं बेटा, और बताएं कि बेटा ये जो पेपर है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम एक पेपर ले लेते हैं, कल से मैं पेपर ले भी रखूंगा, मान लीजिए पेपर है मेरे पास, एक पेपर हम ले लेते हैं और उससे कहेंगे बेटा ये जो पार्ट्स है, ठीक है, इस पार्ट्स को हमने बांट दिया 2 पार्ट्स में, तो ये बेटा 1/2 हो गया, यानी हमने इसको बांट दिया 1/2 हो गया। इसी को बेटा हम 3 पार्ट्स में बांट देंगे तो 3/2। तो ये तो हमारे लिए सबसे पॉजिटिव है। दोनों भिन्नों के चित्रात्मक निरूपण बताना भाई, चित्र दिखाना बच्चों को। अच्छा, चित्र कैसे बताएंगे बेटा? चित्र ऐसे बताएंगे कि जैसे ये हमने कहा बेटा ये हो गया 1/2, ठीक है, ये 1/2 हो गया, ठीक है, और यही हम कहेंगे बेटा ये जो है ये जो 1/3 हो गया, राइट, ये बता सकते हैं हम इसको, तो ये 1/3 बता सकते हैं, और कह सकते हैं आप बताओ बेटा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो ये हम बता सकते हैं बेटा। तो ये तो हमारे लिए पॉजिटिव है, यानी हमको नेगेटिव देखना है, तो बेटा फर्स्ट आंसर हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे चले। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये कह रहा है कक्षा 9। चलो बेटा, यूरिस्टिक शब्द के बारे में याद करिएगा, मैंने आपको पढ़ाया भी था क्लास में, ठीक है, याद करो, मैंने ऑफलाइन क्लास में आपको बताया था यूरिस्टिक के बारे में, बताया था, बिल्कुल। हाँ, आगे बढ़े बेटा यहां तक, चलिए। तो बेटा हाँ बिल्कुल आंसर आ रहे हैं थोड़े बेटा। ये जो यूरोस्को शब्द है, देखो यूरिस्टिक जो शब्द है उसकी उत्पत्ति बेटा कहां से हुई है, यूरोस्को शब्द से हुई है। किससे हुई है बेटा? यानी कि ये शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, कौन से भाषा के, लैटिन भाषा के कौन से शब्द से हुई है, यूरोस्को से हुई है। यूरोस्को शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मैं खोजता हूं, मैं खोजता हूं बेटा। आई फाउंड आउट, यानी इसका मतलब क्या होता है कि मैं खोजता हूं बेटा, क्या करता हूं, यानी इसका मतलब क्या होता है कि मैं खोजता हूं। किसका बेटा? यूरिस्टिक शब्द जो विधि है, ठीक है, यानी कि जिसको यूरिस्टिक जो विधि है, जिसके प्रतिपादक आर्मस्ट्रांग हैं, आर्मस्ट्रांग जो है इस विधि के प्रतिपादक आर्मस्ट्रांग हैं, और इस विधि की जो उत्पत्ति जो हुई है वो लैटिन भाषा की यूरोस के वर्ड से हुई है, जिसका मतलब होता है कि मैं खोजता हूं, यानी खोज करना ही क्या है बेटा, इसका क्या है, शाब्दिक अर्थ है। देखो अब सिंपल क्वेश्चन पूछ लेगा। अब आपको लगता है कि सर क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं बेटा, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आप एक एक कॉन्सेप्ट आप लोग समझिएगा। इसलिए मैं क्लास में मैंने आपको हर वर्ड का मीनिंग आपको समझाया था, ये रहा बेटा। इसलिए कहता बेटा क्लास जो ली जाए उसको छोड़िएगा नहीं, ठीक है, पूरी क्लास को देखा करो अच्छे से। अच्छा, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने 10। चलो जल्दी करो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 है कि सुश्री जैनी कक्षा 2 की अध्यापिका ने अपने छात्रों से पूछा, यदि आपके पास 3 दहाई है बेटा, कितने दहाई है, 3 दहाई है, ठीक है, यानी 3 दहाई है, इकाई, ठीक है, दहाई है, मान लो 3 दहाई है, ठीक है, यानी 30 है, और आपको 3 इकाई में से निकालना है, कितने निकालना है बेटा, 3 इकाई निकालना है, ठीक है, तो शेष संख्या क्या मिलेगी? इस पर एक छात्र ने उत्तर दिया कि 0। अब सुनिएगा, बच्चे ने क्या कर दिया, 3 दहाई ऐसे लिख दिया और 3 इकाई भी ऐसे लिख दिया, ठीक है, और कह दिया 0, भाई उसने माइनस कर दिया। इसका मतलब बेटा बच्चे ने ये जो हल जो किया है, ये जो सॉल्यूशन जो किया है, इसको क्या नहीं आता है, इसको स्थानीय मान नहीं आता है, यानी इसको प्लेस वैल्यू की समझ नहीं है। तो हम क्या कराएंगे बेटा, इसको प्लेस वैल्यू बताएंगे, राइट।
वो लोग क्या करेंगे, इस त्रुटि के संशोधन के लिए सुश्री को सर्वप्रथम बल देना चाहिए। किस चीज पर बल देना चाहिए भाई, हम उसको प्लेस वैल्यू सिखाएंगे बेटा। अब जो ऑप्शन में हमारा प्लेस वैल्यू होगा वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। बताओ क्या बनेगा आंसर, बोलो। हाँ क्या बनेगा, कह रहा है अभ्यास के लिए इसी प्रकार के ज्यादा बेटा, अगर उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैंने आपको याद करो मेरी क्लास को, मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन समझाया था, और कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन मैंने स्वयं उसमें लिखा था, बोर्ड पर लिख कर एक चीज बताई थी कि जब तक तुम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे तब तक तुम अभ्यास नहीं करोगे। ठीक है, तुम अभ्यास नहीं कराओगे, ऑप्शन कट गया। पहले योग की संक्रियाओं को क्या करेंगे, मजबूत करेंगे, और फिर व्याकरण की और उसको बढ़ाएंगे। व्याकरण का मतलब होता है बेटा घटाव, कहीं आप गलती ना कर बैठे, यानी सब्ट्रैक्शन। ये कह रहा है विभिन्न क्रियाशील अनुभव द्वारा स्थानीय मान क्या करेंगे, हम प्लेस वैल्यू बताएंगे बेटा। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, यही हो जाएगा। हम क्या बताएंगे बेटा, प्लेस वैल्यू उसको समझाएंगे। राइट, ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। अब एक बात मुझे ईमानदारी से बताओ, जितने लोग जुड़े, सच में आपको लग रहा है कि हाँ सर आपने जो 2 क्लासें ली थी उन क्लासों को लेने के बाद में वास्तविकता में हमको पैडागोजी जो है वो आसान लग रही है? बेटा कमेंट्स में आप ऐसे कमेंट्स किया करो, ठीक है, ताकि हम लोगों तक पहुंचे, लोगों को पता चले हमारे बारे में। आप ही बेटा एक हमारे माध्यम हैं जिसके द्वारा हम लोगों तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, हाँ आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट पे चलिए। हाँ बेटा हमारी क्लास इसी समय चलती है, 9:30 बजे से शुरू होती है बेटा क्लास हमारी, और इसी समय चलती। आ जाओ भाई, अगला पॉइंट है 11 क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, 11 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाँ बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। बिल्कुल, नियति, प्रिया, अन्नू, अब बहुत से विद्यार्थी आज एक्टिव नहीं है ना, कहीं चले गए आज ही हैं, कोई बात नहीं है, जो चले गए हैं वो लौट कर एक दिन वापस जरूर आएंगे। ठीक है, चलो बढ़ रहे हैं संख्या, अब संख्या बढ़ रही है और थोड़ा हम भी स्पीड बढ़ाते हैं। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा समय को मापने का कौशल नहीं बेटा, टाइम को मेजर करने का स्किल नहीं है। घड़ी में समय देखना, एक घटना की अवधि ज्ञात करना, समय मापने की अलग अलग इकाइयों के बीच संबंध स्थापित करना, रात में तारों की स्थिति का अनुमान लगाना। बताओ बेटा कौन सा जो है वो टाइम को मेजर करने का एक स्किल नहीं है? बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बेटा। अगर हम घड़ी में टाइम देख रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, एक घटना की अवधि का ज्ञात कर रहे हैं कि वो घटना इसी घटी थी, ये है, मापते समय अलग अलग इकाइयों के बीच संबंध स्थापित करना, लेकिन रात में तारों की स्थिति अनुमान लगाना बेटा, एस्टिमेशन की बात हो रही है। ठीक है, एस्टिमेट, ये बेटा हमारा ऑप्शन बनेगा डी। देखो आसान क्वेश्चन है, अब इसका कोई लॉजिक ही नहीं था बेटा। यहां पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन, बहुत आसान है बेटा, वेरी नाइस। अच्छा, ये कह रहा हस्त कौशल का मतलब होता है बेटा हाथ से करना। ठीक है, ठीक है, हाथ से करना, हाथ के द्वारा। ठीक है, सामग्री या प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित संकेत, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थिति या संदर्भ में ऐसे 5 तरीके हैं जो प्रदर्शित करते हैं किस चीज को। देखिएगा कितने, ये 5 ये कह रहा है कि हस्त कौशल सामग्री या प्रतिमान या चित्र या लिखित संकेत या मौखिक, या ये क्या है बेटा, किस चीज को? ये गणितीय विचार में आएंगे कि ज्यामिति विचार में आएंगे कि गणितीय पाठ्यक्रम में आएंगे, गणितीय शब्दावली में आएंगे? बहुत बेटा सोचने वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। किस में आएंगे बेटा? बेटा ये मैथमेटिकल आईडी है। ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि गणितीय कौशल, ठीक है, किसी स्थिति का चित्र, लिखित संकेत। ठीक है, जब कोई लिखित संकेत है बेटा, कोई संकेत लिखा हुआ है, कोई संकेत है, तो उस संकेत पर हम क्या करेंगे बेटा, विचार करेंगे। क्या करेंगे? राइट, क्या करेंगे बेटा? विचार करेंगे। ठीक है, और वास्तविक संसार की दुनिया, तो वास्तविक संसार की दुनिया पर हम क्या करेंगे बेटा, विचार करेंगे। सब किस में आते हैं? ये मैथमेटिकल कौन से हैं? आइडिया हैं, यानी क्या है, थॉट हम कह सकते हैं, थिंकिंग में काउंट किए जाएंगे। तो राइट ऑप्शन हमारा बेटा फर्स्ट बनेगा। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां। मैंने हमेशा आपको समझाया था बेटा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, कहानियां और पजल क्यों दी जाती हैं। ठीक है, क्यों दी जाती हैं, नोट लगा के यहां पर लिख लेना बेटा। अगर प्राइमरी लेवल पर हम स्टोरीज एंड पजल्स, बेटा प्राथमिक स्तर पर स्टोरीज एंड पजल जो हैं वो कहानियां वह हम कह सकते हैं कि पहेलियां बेटा क्यों होती हैं? पहेलियां जो होती हैं वो बच्चे की क्या करती हैं बेटा, सृजनात्मकता को बढ़ाती हैं। ठीक है, सृजनात्मकता को बढ़ाती हैं, रुचि उत्पन्न करती हैं। ठीक है, और बेटा कल्पना शक्ति को बढ़ाती हैं, कल्पना शक्ति को, और बेटा क्या करती हैं, और बच्चे को क्या करती हैं, और हम कहेंगे कि गणित को मनोरंजन बनाती हैं, मनोरंजक बनाती हैं, और क्या करती हैं बेटा, समस्या समाधान के कौशल को बिल्ड करती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। याद रहेगा, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा बेटा हमारा, सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ाती है। ठीक है, ये कह रहा है कि
स्मृति विलोप करने में, इसमें नहीं की, स्मृति का विलोप का मतलब होता है बेटा फॉरगेटिंग, विलोप करना, विलोप यानी फॉरगेटिंग। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा बेटा हमारा, ठीक है, सी बनेगा। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस बेटा, क्या बनेगा, सी बनेगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये है बेटा अगला क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बैन हिले का क्वेश्चन है बेटा, गलत मत कर देना। अगर बैन हिले को गलत करोगे तो बेटा फिर बैन हिले की आत्मा तुमको कभी माफ नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऐसा पढ़ाया है कि बैन हिले का गलत होगा ही नहीं। चलो, वो कह रहा है कि बैन हिले के ज्यामितीय विवेचन के सिद्धांत का प्रतिमान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा स्तर, ये कह रहा है विश्लेषण स्तर का उदाहरण है। अब 3 बातें मेरी याद अगर आपको हैं तो आप समझ जाओगे, ठीक है, कि सर 3 बातें आपने कौन सी बताई थी, हमें भी बता दीजिएगा बेटा। अगर जिनको नहीं पता है कि अगर आप तुलना कर रहे हैं, अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं, अंतर कर रहे हैं, अगर आप वर्गीकरण कर रहे हैं, 3 बातों को याद में रखो और क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। 3 बातें बेटा अपने दिमाग में रखो और इसको सॉल्व कर लो। चलो, तो ये कह रहा है, चलो पहला पॉइंट है, हमें कौन सा देखना है बेटा, कितने स्तर होते हैं बेटा, मुझे कौन बताएगा कमेंट्स में, कौन लिखेगा कमेंट्स में। बेटा मैं बार बार इसलिए लिखता हूं ताकि आप लोगों को गलती ना हो, ठीक है बेटा। पहला विजुअलाइजेशन है, फर्स्ट कौन सा बेटा, विजुअलाइजेशन। पहला कौन सा होता है, विजुअलाइजेशन। दूसरा कौन सा बेटा, एनालिसिस। तीसरा कौन सा है, रिलेशन। चौथा कौन सा बेटा, डिडक्टिव। पांचवा कौन सा बेटा, ऑक्सीमोटिक। 5 हैं, ये रहे भैया 5 आपके साथ। सीमा जानती है कि एक समद्विबाहु, यानी कि जिसकी समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं हैं और 2 बराबर कोण होते हैं, यानी वो ये कह रही है कि एक त्रिभुज जो होता है वो ये जानती है कि एक समद्विबाहु जो होता है जिसकी 2 भुजाएं क्या होती हैं, इसकी 2 भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। ये जो 2 भुजाएं और इसके कोण भी क्या कर रही हो, कि दोनों कोण को भी क्या कर रही है वो, ठीक है। इसका मतलब है बेटा वो 2 कोणों में डिफरेंस कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। जैसे हमने एक त्रिभुज यहां बना दिया बेटा, हमने एक त्रिभुज बना दिया कि एक त्रिभुज बना है। अब वो कह रही है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, क्योंकि इसकी 2 भुजाएं बराबर नहीं हैं। हमने कहा कि बेटा इसकी अलग अलग भुजाएं हैं, क्या है बेटा, इसकी अलग अलग भुजाएं हैं, ठीक है। तो वो कह रहा अलग अलग भुजाएं हैं, तो वो कह रहा ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। इसका मतलब है बेटा वो दोनों में अंतर कर पा रही है, डिफरेंस कर पा रही है, डिफरेंस कर पा रही है। इसका मतलब वो क्या है, इस स्तर में है, किसमें है, एनालिसिस। अब देखते हैं आगे। सीमा एक त्रिभुज के रूप में एक आकृति की पहचान करती है जो कि एक सीधी रेखा से बंद होती है। ये क्या कह रहा है कि क्या कह रही है कि एक त्रिभुज की एक आकृति को पहचानती है बेटा, यानी कि सीमा एक त्रिभुज के रूप में एक आकृति की पहचान करती है जो कि 3 सीधी रेखाओं में बंद होती है, यानी 3 सीधी रेखाओं में। अब वो पहचान कर रही है किसके आधार पर, यानी जिसकी 3 रेखाएं हैं। इसका मतलब है बेटा ये विजुअलाइजेशन में ही जी रही है। ये किसमें जी रही है, विजुअलाइजेशन में ही चल रही है। ये किसमें, कि वो केवल पहचान ही कर पा रही है, डिफरेंस नहीं कर पा रही है, और जबकि एनालिसिस में डिफरेंस करने लगती है। चलो, सीमा जानती है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज सममित होता है, इसलिए इसके आधार पर कोण बराबर होते हैं। बस वो कह रहा है कि ये क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, सममित होता है, समान होता है। इसके कह रहा है इसलिए इसके कोण क्या होते हैं, बराबर। इतना जान पा रही है, वो आगे नहीं जान पा रही है। सीमा जानती है कि सभी समद्विबाहु त्रिभुज हैं, लेकिन सभी समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। इसका मतलब है कि वो डिफरेंस नहीं कर पा रही दोनों चीजों में, ठीक है। इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। यहां तक समझ में आए। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेटा। अगला पॉइंट है बेटा, ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेगा। हाँ बेटा, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम नया दूसरा सेट पेपर लेंगे। आ जाओ। ये है, एक कक्षा में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणित अधिगम में, ठीक है, लैंगिक पक्षपात को दर्शाता है। बेटा ये लैंगिक लिखा हुआ है, गलत है, जेंडर वाइज में इंग्लिश में लिख देता हूं, जेंडर वाइज। बताओ, जेंडर वाइज बताओ, जेंडर वाइज की बात हो रही है। तो जेंडर वाइज में देख लो कि सर जहां पर भेदभाव किया जाए, जहां लड़कों को या लड़कियों को किसी को भी एक लिंग को ज्यादा बताया जाए और एक लिंग को कम बताया जाए, वही भेदभाव है। ये कह रहा है कि गणित की पाठ्य पुस्तक में महिला गणितज्ञों की सफलता का उल्लेख किया जाना महत्वपूर्ण है। तो किया जाना महत्वपूर्ण है, तो ये क्या कह रहा है, ये किया जाएगा, तो इससे तो लैंगिक पक्षपात या रूढ़िवादिता कम होगी। होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल, ये ऑप्शन तो नहीं है। ये कह रहा है कि गणित अधिगम के लिए लड़की और लड़कों को एक समान अवसर दिए जाने चाहिए, ठीक है। तो समान अवसर देंगे तो बेटा ये तो रूढ़िवादिता को कम करेगा, जेंडर वाइज को कम करेगा। बल्कि हमें तो ये देखना है कि कौन सा रूढ़िवादिता है, कैसा जेंडर वाइज है, यानी ऑप्शन भी नहीं है। ये कह रहा गणित में उच्चतर शिक्षा के लिए लड़के और लड़कियों दोनों को ही समान अवसर दे। बेटा समान अवसर दे रहे हैं तो यहाँ पर ना तो भेदभाव हो रहा है, यहाँ पर तो बल्कि खत्म करने की बात हो रही है। ये कह रहा है लड़कों में गणित की सफलता का श्रेय उनके सामर्थ्य को दिया जाता है, जबकि लड़कियों को सफलता उसके प्रयासों को दिया जाता है। तो बिल्कुल ये आंसर क्या होगा हमारा, डी बनेगा। सर यही दर्शाया जा रहा है, बल्कि दोनों को यही माना जाना चाहिए कि भैया दोनों ही क्या है, ठीक है,
ठीक है, जब इसको अगर श्रेय दिया जा रहा है तो वही श्रेय इसको भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़कियां जो है वो ठीक है मेहनत का वो कह रहा है कि सफलता के श्रेय प्रयासों को दिया जा रहा है, लड़कियों को दिया जा रहा है तो लड़कों को भी दिया जाना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन पर हमारा क्या है, डी है, इसी में हमको मिल रहा है सूचक है। चलो अब आ चुका है बेटा 24 दिसंबर का पेपर। अब हम 24 दिसंबर डिस्कस करेंगे। एक बार 15 क्वेश्चन जिन लोगों